दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। इस समय मोहन मंच के ऊपर से नीचे बैठे दर्शक समाज को देख रहा था। दर्शक समाज इस समय बिल्कुल चुप सा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसे सांप सूंघ गया हो। मोहन आगे बोला, भारत के लोगों, तुम इस मंच पर इस स्त्री को नंगा नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम भारत की सभ्यता और संस्कृति को नंगा कर रहे हो। तुमने भारत के शास्त्रों और भारत माता को नंगा किया है और भारत की ओर से एक स्त्री को नंगा किया है जिसने इस देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा ले अपना बलिदान दिया था। मोहन ने इतना कहा और फिर कुछ सुस्ताते हुए, थूक सा निकलते हुए, गले को गीला करते हुए फिर बोला, भारत के पुरुषों, तुम पुरुष न रहे हो। अपने इस कर्म को करके तुम नपुंसक से लग रहे हो। तुम्हें भारत की भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस भूमि को शिवाजी और कृष्ण जैसे महानायकों की भूमि रही है, जो स्त्री को नंगा नहीं करते थे, बल्कि नारी समाज के सामने झुकते थे और अपने कर्म और अपने संस्कारों से स्त्री के तन को ढकते थे। अरे वो भारत के पुरुषों, तुम शिवाजी के वंशज नहीं हो, क्योंकि तुम पुरुष के गुणों को जानते ही नहीं। पुरुष वीरता, धैर्य, साहस, ज्ञान और संस्कारों का परिचायक होता है, कायरता, वासना और संस्कारों का नहीं। तुम भारत पुरुष नहीं हो, बल्कि तुम शिवाजी के नाम पर कलंक हो। तुम वीर नहीं हो, बल्कि तुम सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर व्यक्ति के नाम पर लगने वाली काली शाही हो। तुम सच्चे पुरुष नहीं हो, बल्कि तुम भोग विलास और वासना में डूबे कामाचारी पुरुष हो, जो इस देश के महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों को कलंकित कर रहे हो। लोगों, नारी भोग विलास और वासना की वस्तु नहीं है, बल्कि वह श्रद्धा और पूजा की पात्र है, क्योंकि उसी के आंचल से मानवता का अंकुरण छिपा है। यह सृष्टि की माता है, इसी से इस समाज की उत्पत्ति है। अरे वो भोग विलास के पुतलों, नारी तो इस सृष्टि की सबसे पवित्र रचना है, क्योंकि उसी के अंदर पवित्रता का सबसे बड़ा मंदिर छुपा है, जिससे बुद्ध, नानक, ईसा और रामकृष्ण जैसे देवताओं की उत्पत्ति होती है। भारत के पुरुषों, तुमने नारी का अपमान नहीं किया है, बल्कि तुमने भारत के पुरुषत्व और भारत की सभ्यता और संस्कृति का अपमान किया है, और इसके लिए इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मंच से नीचे बैठे कामाचारी, वासना की आग में जलते पुरुषों ने जब मोहन का यह विश्लेषण सुना तो उनकी आग पर पानी सा पड़ गया। बुजुर्ग होते हुए भी उनकी आंखें जमीन में गड़ गई। वे बगले झांकने लगे, लेकिन किसी को भी मोहन की आंखों की ज्योति से आंख मिलाने की हिम्मत न हुई। वे इस समय ऐसे बैठे हुए थे मानो इस समय सभी को सांप सूंघ गया हो। उनका उठकर भाग जाने को मन कर रहा था, लेकिन शर्म के पैरों ने जकड़ लिया था। मोहन बिजली बनकर पुरुषों पर तो गिर ही चुका था, अब औरतों की बारी थी, जो इस समय बड़े गर्व से बैठी पुरुषों की पिटाई देख रही थी और अपने आप को दूध का धुला समझ रही थी। मोहन कुछ क्षण रुका और फिर उसने उन असभ्य नारियों पर अपनी गर्जना की जो मंच के सामने बैठी हुई थी। वह हाथ जोड़कर बोला, भारत की माताओं, तुम महान हो। तुमने जब जब इस देश के पतन की ओर बढ़ा है, तभी कोई न कोई पुण्य आत्मा को जन्म देकर इस देश के पतन को बचाया है। तुमने कभी नारियों की रक्षा के लिए शिवाजी को पैदा किया है,
तो कभी द्रौपदी के चीरहरण को रोकने के लिए कृष्ण को पैदा किया है। लेकिन अरे ओ माताओं, मुझे बताओ तो सही कि आज तुम अपने इस बच्चों को किस कुमार्ग की तरफ ले जा रही हो? क्या यही वो मार्ग है जो कभी जीजाबाई ने शिवाजी को दिखाया था? क्या यही वो मार्ग है जिस पर चलकर एक साधारण सी लड़की मनु रानी लक्ष्मीबाई बन गई थी? नहीं, ये मार्ग वो नहीं है। ये मार्ग पतन का मार्ग है जिस पर तुम अपने बच्चों को साथ बढ़ा रही हो। आज तुम जहाँ बैठकर इस मंच पर लड़कियों को अभिनय कर रही हो, सामने बैठी हो, तुमने उनके मुंह से जहर बुझे वाक्य सुने तो उनका दिल कटकर रह गया। लेकिन सच्चाई को नकारने की किसी में हिम्मत नहीं हुई और सभी की सभी ऐसे सिर झुका लिए मानो सभी ने कोई खून सा कर दिया हो। पुरुषों और औरतों को रोटी तोड़ने के बाद अब मोहन की बारी मंच पर उपस्थित हुआ लड़कियों को सच्चाई का मार्ग बताने की थी। मैं मंच पर उपस्थित लड़कियों की तरफ घूमा और सामने सर पर ताज रखे खड़ी अपनी पुरानी सहपाठी गीता की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, भारत की लड़कियों, तुम प्रत्यक्ष से कल के भारत देश का भविष्य हो, क्योंकि तुम्हारी कोख में ही कल के भारत का भविष्य छुपा है। लेकिन अरे ओ सखियो, मुझे तुम बताओ तो सही कि जिस मार्ग पर तुम बढ़ रही हो उस मार्ग पर चलकर तुम किस प्रकार के भारत के भविष्य को निर्माण को जन्म दोगी? क्या वास्तव में वो भविष्य पूर्ण रूप से ऐसा होगा जो भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकेगा? क्या वास्तव में वो भविष्य ऐसा होगा जो अपने स्वार्थों को त्याग कर अपने माता पिता की सेवा करेगा? नहीं, ऐसा वो भविष्य ऐसा नहीं होगा। कि पेड़ को जैसे पानी से सींचा जाता है उसका फल भी वैसा ही तैयार होता है, और क्योंकि तुम गंदगी के पानी में तैर रही हो इसलिए भारत का भविष्य भी गंदा ही होगा। और वो गंदा भविष्य जब बड़ा होकर वर्तमान बनकर तुम्हें गंदगी की नाली में घसीटेगा तो फिर मुझे न कहना कि अरे ओ मोहन, हमारे बच्चों को समझाओ, क्योंकि उस समय मैं और मेरी पवित्र संस्कृति कुछ न कर सकेंगे, क्योंकि तुमने जैसा बीज बोया है तुम्हें उसका वैसा ही फल प्राप्त होगा। सामने खड़ी गीता ने मोहन के मुंह से इतने पवित्र शब्द सुने तो उसका सारा स्वार्थ चूर चूर हो गया। उसका मिस इंडिया बनने का सुंदर सपना पानी में बहकर बह उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गर्वित सी हो उठी और उसे अपने व्यवहार से घृणा सी हो उठी। उसने अपने सर पर रखे मिस इंडिया के ताज को हाथ से उतारकर मंच पर डाला और उसे अपने पैरों से कुचलते हुए वह मोमन के आसपास खड़ी हो गई। इसके बाद बारी बारी से मंच पर सभी लड़कियां मोहन के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।